हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अब एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट उसको समझेंगे कि उसकी कुछ जो ज़रूरी लाइंस हैं। वैसे तो सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है, लेकिन फिर भी जो इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है कुछ ज़रूरी लाइन है वो हम लोग समझेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एलन के मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तो वो प्रैक्टिस वहाँ से करेंगे। यहाँ मैं आपको जो ज़रूरी लाइंस हैं बस उनको एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊँगा। तो फर्स्ट जो हेडिंग है 1.1 जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, उसको ज़रा समझते हैं। लिक्विड सॉलिड गैस के बारे में आप बहुत छोटी क्लासेस 6-7 से सुनना चालू कर देते हैं कि किसी भी मैटर की 3 मेन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनके बारे में 11th में भी काफ़ी कुछ आपको डिटेल तक बता दिया जाता है। चैप्टर का नाम होता है स्टेट ऑफ मैटर। यदि सॉलिड की जो कुछ 4-5 मेन करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करूं तो दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, intermolecular distance are short, intermolecular forces are strong, they are constituent particles। जब भी आएगा तो मैं constituent particles ही बोलूँगा, बिकॉज जो सॉलिड होते हैं इट मे बी कंसिस्ट फ्रॉम एटम्स, इट मे बी कंसिस्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल और आयंस, तो मच बेटर है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वर्ड ही यूज करें। हैव फिक्स्ड पोजीशन, मतलब जहाँ हैं वो अपने 3D अरेंजमेंट में वहीं रहेंगे। दे कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब वो ऑक्सीलेट कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि वो जैसे लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह रेंडमली मूव कर पाए, वो नहीं कर पाएंगे। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये तो इनकी मेन प्रॉपर्टी है ही। अब हम लोग अगला पार्ट इसका समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का यदि हम डिफरेंस समझते हैं तो उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्या, कहाँ से टर्म आया, मतलब ये टर्म आया कहाँ से। तो जब सॉलिड के ऊपर रिसर्च हुई तो धीरे 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 पता चला कि सॉलिड्स में एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर दो टाइप में उनको बांटा गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इसी चीज पर मेन क्वेश्चन बनेगा, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का। इसी पॉइंट पर जो इनके डिफरेंस है उनको हमको अच्छे से समझ लेना है। यदि आप देख रहे हो तो यहाँ पर दो डायग्राम अरेंज किए हैं, एक क्वार्ट्ज है, एक क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज जिसको मैं आगे चल के एग्जांपल बताऊंगा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, और क्वार्ट्ज ग्लास जो कि एमॉर्फस सॉलिड का है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें जो शेप की बात करूं तो डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। एमॉर्फस सॉलिड इर्रेगुलर होते हैं। अब देखिए हर जो अगला पॉइंट आएगा वो पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है। अब जब डेफिनेट इनकी ज्योमेट्री है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल डेफिनेट होगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मेल्ट एट शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मतलब यदि 400 केल्विन है तो 400 केल्विन पे वो मेल्ट कर जाएगा। इट मीन्स जब हमने पहला पॉइंट समझा तो दूसरा उसी में छुपा हुआ था। यहां पर क्या है एमॉर्फस सॉलिड के लिए, एमॉर्फस सॉलिड में जब आप उनको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो वो सॉफ्ट होंगे और धीरे धीरे जाकर आपको लगेगा कि वो मेल्ट हुआ। तो आप एक बिल्कुल डेफिनेट एक करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर नहीं ढूंढ पाएंगे। आप हमेशा इनके मेल्टिंग पॉइंट किसमें बताएंगे, रेंज में। तो ये दो प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं आपसे कि ये काम की हैं, शेप और मेल्टिंग पॉइंट वाला। क्लीवेज प्रॉपर्टी ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं कि यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम यदि कट करते हैं किसी शार्प एज टूल से तो वो दो पीसेस में बहुत फाइनली, मतलब बहुत स्मूथली वो कट हो जाते हैं। यहां पर यदि आप किसी शार्प एज टूल से करेंगे तो जो कट करेंगे, जो सरफेस कट करने के बाद आएंगी, वो जो पीसेस आपको दिखाई देंगे वो इर्रेगुलर पैटर्न के होंगे। और सारी चीजें वही हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जब आपने काटा तो बहुत स्मूथली चीजें दिखेंगी। यहाँ पे तो क्या इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, तो वो जो सरफेस कटने के बाद भी आएगी वो भी इर्रेगुलर सरफेस होगी। अगला जो जरूरी पॉइंट मैं आपसे बोल सकता हूं वो है हीट ऑफ फ्यूजन। अब मेल्टिंग पॉइंट आया, अब हीट ऑफ फ्यूजन थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग इसकी डिफिनीशन सुनते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की, कि 1 मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपने 11th में सुना। अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स है
तो नो डाउट उनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो भी बिल्कुल डेफिनेट होगी, मतलब उसमें कहीं कोई रेंज की गुंजाइश नहीं होगी। और यदि सपोज करो बोला गया 250 किलो कैलोरी, तो वो 250 किलो कैलोरी पर 1 मोल वो सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो मेल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड का जब मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं कोई डेफिनेट है, रेंज में होता है, तो दे आल्सो डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स हम जो भी अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका पिछले पॉइंट से कनेक्शन है। तो इसी फ्लो में यदि आप समझेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स रटने नहीं पड़ेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अगला जो पॉइंट है एनआइसोट्रोपी, ये एक टर्म जरूरी है। यदि मैं अभी तक के डिफरेंसेस में बोलूं तो यहां पर आपको जरूर बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आइसोट्रोपिक नेचर जो कि एमॉर्फस होते हैं, और एक होता है एनआइसोट्रोपिक नेचर जो क्रिस्टलाइन होते हैं। इसका मैं सबसे पहले मीनिंग बता दूं। आइसोट्रोपिक का जो मीनिंग है साइंस में कि हम यदि डायरेक्शन चेंज करें और डायरेक्शन चेंज करने से कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यदि वो चेंज ना हो, मतलब उनकी वैल्यू हमको कांस्टेंट मिले, तो फिर वो कहलाता है आइसोट्रोपिक नेचर। और यदि उसमें वेरिएशन आ जाए तो बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। अब आप बड़े सरप्राइज कि सर क्रिस्टलाइन में हर चीज तो बड़ी बेहतर थी, मतलब डेफिनेट ज्योमेट्री थी, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट था, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेकिन जब सर एनआइसोट्रोपी की बात आई तो यहां पर एमॉर्फस सॉलिड के लिए आइसोट्रोपिक लिखा हुआ है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एनआइसोट्रोपिक लिखा हुआ है। तो उसके पीछे रीजन है। कई बार जब हम यदि आप यहां पर ये ए वाला स्ट्रक्चर देखें और बी वाला स्ट्रक्चर देखें, तो यहां ए वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे आपको बिल्कुल एक पैटर्न बिल्कुल दिखाई देगा जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मतलब यही रहेगा। यहां पे आप देखोगे छोटे छोटे से यूनिट्स हैं, वो पैटर्न कहीं दूर दूर पर आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, लेकिन एक रेंडमली प्रेजेंट है। अब ये जो आइसोट्रोपिक की बात कर रहा हूं उसको जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक डायग्राम देखिएगा जो कि फिगर नंबर 1.2 है एनसीईआरटी में। इसमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इस तरीके से उसके पार्टिकल है। सपोज ये वाले पार्टिकल हैं कुछ सर्कल से बनाए, ये सब उसके पार्टिकल्स हैं। अब सपोज हम ए से बी डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। सपोज एक छोटा सा हमने एग्जांपल ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढते हैं। हम जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढते हैं। तो ए से बी डायरेक्शन में तो क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन जब हम सी से डी डायरेक्शन में जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि बड़ा पार्टिकल मिला, फिर छोटा पार्टिकल, फिर बड़ा पार्टिकल, फिर छोटा पार्टिकल। इसका मतलब सी से डी डायरेक्शन में जाने पर आप बोलेंगे कि सर इसमें तो फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, वैल्यू बदल रही है, लेकिन ए से बी डायरेक्शन जाने पे नहीं बदल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन चेंज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आ गया, और इसी वजह से क्रिस्टलाइन में बहुत सारी अच्छाइयां थी लेकिन इसका नेचर एनआइसोट्रोपिक निकला। एमॉर्फस में क्या है? एमॉर्फस में जो उसके पार्टिकल हैं वो रैंडमली अरेंज्ड है, तो कहीं किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाएंगे वैसी रैंडमनेस आपको दिखाई देगी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे सेम मिलेगा। जिस तरीके से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑप्टिक्स में कुछ बताया गया, अब वो यदि 1.33 है सपोज बता दिया गया, तो किसी भी डायरेक्शन में जो ग्लास स्लैब आपको ऑप्टिक्स में दी जाएगी वो किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाइए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन चेंज करने पर यदि कुछ जो प्रॉपर्टीज है, थर्मल प्रॉपर्टीज, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, वो यदि चेंज ना हो तो फिर ऐसा सॉलिड का नेचर कहलाता आइसोट्रोपिक। तो ये एक जरूरी पॉइंट है जिसको ध्यान रखेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से हर डायरेक्शन में वैसी ही इर्रेगुलरिटी मिलती है, इस वजह से वैल्यूज भी बिल्कुल कांस्टेंट मिलती हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्योंकि पूरा का पूरा अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल आप देखें कितना बढ़िया आपको पैटर्न ये दिख रहा होगा फिगर 1.2 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ए से बी डायरेक्शन जाने पर जो पैटर्न है उसमें तो वैल्यू कांस्टेंट मिली, लेकिन सी से डी जाने पर चेंज हो गया। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको ट्रू सॉलिड भी हम लोग बोल देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल देते हैं। आप इनऑर्गेनिक में ये लाइन सुनते हैं कि ग्लास आर सुपर कूल्ड लिक्विड। अब रबर हुआ, पीवीसी, प्लास्टिक, ये सब एमॉर्फस की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए उनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोल देते हैं। अब जो मेटल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कैटेगरी में आ गया, NaCl, CsCl, ये सब सॉलिड फॉर्म में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ गया, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एक अगला पॉइंट आता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये किसके बेसिस पर है? ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इसमें भी ये डिफरेंस के तौर पे पूछा जा सकता है, लॉन्ग रेंज एंड ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जरा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं क्या है।
यदि आप देखते हैं ये ए स्मॉल ए करके जो डायग्राम है ये क्वार्ट्ज का है जो कि क्रिस्टलाइन है। इसमें आप देखिए बिल्कुल कहीं पे भी कितनी भी दूरी पे चले जाएं बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है कि यहां तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो पैटर्न शॉर्ट रेंज तक तो बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा था, लेकिन फिर आगे बढ़ले तो फिर पैटर्न चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमॉर्फस सॉलिड भी ऑर्डर्ड होते हैं लेकिन बहुत छोटी दूरी के लिए, लेकिन जो क्रिस्टलाइन है वो आप बहुत लंबी लेयर्स तक, बहुत सारी लेयर्स तक चले जाएं तो आपको उनका एक अरेंजमेंट बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। तो आप पूछेंगे क्या सर क्रिस्टलाइन सॉलिड को शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड बोल सकते हैं? बिल्कुल, जो चीज लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड तो होगी। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ये भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड भी है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड भी है, लेकिन एमॉर्फस सिर्फ और सिर्फ क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड है। तो ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का डिफरेंस हुआ। यदि थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में बनता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के जो डिफरेंस मैंने आपको बताए इस पर पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए सही नहीं है। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सॉलिड्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग अब इस चैप्टर में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो एमॉर्फस सॉलिड हैं उसमें जैसे रबर है, पॉलीमर वगैरह हैं, ये सब आप बायोमोलिक्यूल वगैरह पार्ट में ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारा फर्दर डिस्कशन चलेगा इस चैप्टर में वो चलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। अब ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये किसके बेसिस पर है ये समझा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं टेबल, इस टेबल के थ्रू बताऊंगा। तो आपके में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, उनमें आपको बिल्कुल नहीं जाना, ये टू द पॉइंट में टेबल से आपको ये पूरा समझा दे रहा हूं। तो इससे पहले जो थ्योरी आपको एनसीईआरटी में मिले जिसमें मॉलिकुलर सॉलिड पैराग्राफ में दिया हो, आयनिक सॉलिड पैराग्राफ, वो सब आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं सॉलिड स्टेट से जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है वो है न्यूमेरिकल आने की, और यदि थ्योरी से कोई पार्ट आ सकता है तो उसके लिए मैं आपको ये मेन पॉइंट एक्सप्लेन करे दे रहा हूं। तो ये यदि आप टेबल समझ लेंगे तो क्लासिफिकेशन आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइप ले रहे हैं मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिकुलर सॉलिड्स को फर्दर 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो आप एक चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में, तो उससे ये आपको जो अंदर फोर्सेस लगेंगे वो समझ में आ जाएंगे। यदि काफी वीक लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज लगते हैं तो वो है नॉन पोलर, यदि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो है पोलर, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उनको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। जैसे आर्गन, CCl4, इनमें सिंपल लंडन फोर्सेस लगते हैं तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी में चले गए। HCl हुआ तो ये आपका पोलर कैटेगरी में चला गया। तो इस तरीके से इसमें से यदि एक कोई जरूरी एग्जांपल है वो है ड्राई आइस। वो पूछ देगा ड्राई आइस क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड है कि आयनिक सॉलिड है कि मेटेलिक सॉलिड है, तो तुरंत आप ड्राई आइस को बोलेंगे मॉलिकुलर सॉलिड, क्योंकि सॉलिड CO2 आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है कि ड्राई आइस उसका दूसरा नाम है। बाकी फिजिकल नेचर, सॉफ्ट, इंसुलेटर वेरी लो, ये मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, ये एक जनरल नॉलेज की बातें बोल सकता हूँ, ये आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ फिजिकल पे उसमें आपको समय बर्बाद करने की ये जो लास्ट के कॉलम है उनमें जरूरत नहीं है। अब आयनिक सॉलिड में आते हैं तो नाम से क्लियर है आयंस होंगे, और जहां आयंस होंगे तो फिजिक्स क्या कहता है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे जिनको कूलाम्बिक फोर्सेस बोलते हैं, NaCl, MgO, ZnS, जिनको आगे हम लोग समझेंगे भी। ये हार्ड होते हैं, इंसुलेटर हैं, वो सारी चीजें से मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट है, ये नॉलेज की बातें, तो आपको तो बस नाम और जो एग्जाम्पल है ध्यान रखने हैं। फिर है मेटेलिक सॉलिड, नो डाउट इसमें मेटल्स होंगी। अब मेटल्स हैं तो एक थ्योरी दी गई कि मेटल एटम्स होते हैं और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक समुद्र रहता है, उसमें डीलोकलाइज्ड रहते हैं, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। अब सीधी सी बात है, जब कोई मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ तैरेगा तो वो क्या बन जाएगा, खुद मेटल क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। तो वही लिखा है पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम,
फिजिकल स्टेट क्या हार्ड है, ये तो चलो ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पर, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो अभी तक मैं देखूं तो ड्राई आइस एक बार मुझे स्टेट पीएमटी में दिख चुका है प्रीवियस ईयर में, और दूसरा जो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, इसका क्वेश्चन आ जाता है कि 4 एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड बताओ कौन सा एग्जाम्पल है, या नाम देकर पूछ देगा कि ये कोवेलेंट सॉलिड है कि आयनिक सॉलिड है कि मेटल मॉलिकुलर सॉलिड है। तो उसके लिए सिंपल सा 2 डायग्राम अरेंज किए हैं एनसीईआरटी से ही आपके लिए। फिगर 1.3 आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और फिगर 1.4, ये अलग अलग पेजेस से मैंने एक जगह असेंबल किया है। तो फिगर 1.3 देखेंगे तो डायमंड का एक स्ट्रक्चर है, फिगर 1.4 देखेंगे तो ग्रेफाइट का, इसमें हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्सेस से जुड़ी होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एक नेटवर्क आपको दिखेगा, लाखों एटम्स करोड़ों एटम्स का एक नेटवर्क दिखेगा, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होंगे नो डाउट, जो बॉन्ड जिनके थ्रू होंगे। अब SiO2 क्वार्ट्ज, जैसा शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस दौरान मैंने बोला था, एक क्वार्ट्ज ग्लास होता है जो एमार्फस है, और जो सिर्फ क्वार्ट्ज है वो क्या है, क्रिस्टलाइन है। SiC कार्बन, कार्बन के 2 एलोट्रॉप, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पर जो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं वो ग्रेफाइट को वेटेज दे सकते हैं, वो आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। ग्रेफाइट अपने बाकी मेंबर्स से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है, इसका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉफ्ट है, फिजिकल नेचर जो है वो सॉफ्ट है फिजिकल नेचर, बाकी का नेचर जो है वो हार्ड है फिजिकल नेचर। ग्रेफाइट कंडक्टर भी होता है, इसमें फ्री वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाया जाता है ग्रेफाइट में, जिसकी थ्योरी आप डिटेल में इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो वहां से आप वो चीजें देख सकते हैं। तो इस टेबल के थ्रू हमने 4 मेजर टाइप्स में सॉलिड को डिवाइड किया, और अपने काम का फर्स्ट कॉलम था टाइप ऑफ सॉलिड, उनके फिर से थर्ड कॉलम बॉन्डिंग अट्रैक्शन क्या है और एग्जांपल्स। बाकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ आप ग्रेफाइट का ध्यान रख सकते हैं, बाकी आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। अगली बात देखते हैं। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हुई तो नो डाउट इनके एटम्स या आयंस कहीं ना कहीं 3D स्ट्रक्चर में रहते होंगे, अब वही हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, और हेडिंग अब हम लोग कवर करेंगे 1.4। 1.4 हेडिंग में क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल वाला पार्ट जब कवर करेंगे तो इसमें क्या किसको क्रिस्टल लैटिस बोला गया, जरा उसको समझते हैं। यदि आप फिगर 1.5 देखें तो इसमें कई सारे जो ये आप सर्कल देखेंगे जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, वो वहां पर आपको दिख जाएंगे। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इफ द 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज रिपीटेड diagrammatically in which each particle is depicted as a point, the arrangement is called crystal lattice। तो इसको थोड़ा सा, ये तो ठीक है इन्होंने साइंस की लैंग्वेज बोला, इसको एक आसान लैंग्वेज में समझें तो एक जो 3-dimensional अरेंजमेंट आपको फिगर 1.5 में दिख रहा है उसमें कई पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली एटम या आयंस होंगे। ये जो 3-dimensional अरेंजमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कॉलोनी आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी कॉलोनी क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस, जिसको कई बार हम लोग स्पेस लैटिस भी बोल देते हैं। तो सिंपल वर्ड क्या हुआ, जो 3-dimensional अरेंजमेंट है जिसमें ये पॉइंट्स जो हमारे एटम या आयंस हैं सॉलिड के वो रहते हैं, वो है क्रिस्टल लैटिस। इसको आप एक कॉलोनी के फॉर्म में मान सकते हैं। टोटल 14 टाइप के 3-dimensional लैटिस होते हैं जिनको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने उनके बारे में बताया। अभी आगे चलकर इन्हीं ब्रेविस लैटिस पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं। आप सिर्फ डिजिट याद रखिए 14, जिनको आगे मैं दोबारा काउंट करवा दूंगा। अब क्रिस्टल लैटिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हम कैसे बोलें कि ये क्रिस्टल लैटिस है या ये क्रिस्टल लैटिस नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक जरा समझ लेते, 3 है। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं ये है तो ये लैटिस पॉइंट्स है, ये सब लैटिस पॉइंट है। Second point, each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be an atom, molecule or an ion। मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं एटम भी रह सकता है, यदि सपोज करो कॉपर का है क्रिस्टल तो सब कॉपर एटम होंगे,
ग्रेफाइट है तो कार्बन होंगे, NaCl हो जाएगा तो Na प्लस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, Cl माइनस। थर्ड पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। मतलब इन लैटिस पॉइंट्स को मिला दें तो मिलाने पर जो ज्योमेट्री निकल कर आए, सपोज क्यूब निकल कर आए तो हम उस ज्योमेट्री को क्यूबिक ज्योमेट्री बोल देंगे। सपोज वो ऑर्थोरोम्बिक बनकर आए तो उस ज्योमेट्री को क्या बोल देंगे, ऑर्थोरोम्बिक बोल देंगे। तो ये बात हुई क्रिस्टल लैटिस की। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशन जो अरेंजमेंट अपना करते हैं रेगुलर, दैट अरेंजमेंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब इसी में आप एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, ये जो हाईलाइट किया गया है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। ये छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द एंटायर लैटिस। यदि आप यहां पर देखें तो ये छोटा वाला पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, यदि इसको हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउन यदि रिपीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। तो यही स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्या कहलाता है, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज किया जाए, मतलब कैसे उसको पहचाने कि यूनिट सेल को कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये क्यूबिक है या ये ऑर्थोरोम्बिक है। तो उसके लिए टोटल 6 पैरामीटर बनाए गए, 6 पैरामीटर। उसमें से 3 पैरामीटर हैं ABC, जिनको हम एज लेंथ भी बोल देते हैं, ABC, जैसे यहां आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। और अगले 3 पैरामीटर हैं एंगल, जिनको एक्सियल एंगल भी बोल देते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। मतलब एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको एक्सियल एंगल बोल देते हैं। तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर। इन्हीं 6 पैरामीटर में वेरिएशन करके हम अलग अलग ज्योमेट्री के यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको डिफरेंट डायरेक्शन में यदि रिपीट कर दिया जाए, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाए, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। और यूनिट सेल को की ही स्टडी हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि पूरे क्रिस्टल लैटिस को एक साथ ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसका सबसे छोटा पार्ट निकाल लिया जाए और उसी की डिटेल में एनालिसिस कर लें तो वो सारी बातें क्रिस्टल लैटिस की बता देगा। यदि वो यूनिट सेल जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, यदि वो क्यूबिक ज्योमेट्री रखता है तो क्रिस्टल लैटिस भी क्यूबिक होगा। यदि यूनिट सेल हेक्सागोनल रखता है ज्योमेट्री तो उसका क्रिस्टल लैटिस भी हेक्सागोनल होगा। यदि यूनिट सेल ऑर्थोरोम्बिक है तो उसका क्रिस्टल लैटिस भी ऑर्थोरोम्बिक होगा। तो इसीलिए हमारा जो आगे अब डिस्कशन चलेगा उसमें मेन फोकस हम यूनिट सेल पे करेंगे, और जहां पर भी एटम रहते हैं उनको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलेंगे। अब हम लोग यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब इससे पहले हम लोगों ने जो एनसीईआरटी से सीखा वो यूनिट सेल था कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट कर दिया जाए तो हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, उसको बोलते थे यूनिट सेल। और यूनिट सेल के 6 पैरामीटर थे, उसमें से 3 तो एक्सियल लेंथ थे ABC, और 3 एक्सियल एंगल थे, अल्फा, बीटा, गामा। अब जो हम यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो मेनली 2 पार्ट में, एक है प्रिमिटिव और एक है सेंटर्ड। अब आप सोचेंगे सर ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, तो जरा समझते हैं। कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, और जैसा मैंने इनिशियल डिस्कशन में आपको बोला कि पार्टिकल्स का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। वो जैसे से आगे बढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। इसका मतलब व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल, मतलब कई पोजीशन होती हैं, उसमें यदि कॉर्नर पर यदि प्रेजेंट हो, और अभी इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी आगे समझाऊंगा, तो यदि सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर पार्टिकल यदि प्रेजेंट हो तो फिर उस तरीके की जो यूनिट सेल होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। अब समझते हैं सेंटर्ड। सेंटर्ड में क्या होगा, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर के साथ साथ दूसरी पोजीशंस पे होंगे, देन इट इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। Centered unit cells are of 3 types. Number 1, body centered unit cell. Second one, face centered unit cell. And third one is the end centered unit cell. अब जरा इनको समझते हैं। बॉडी सेंटर्ड, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स द वंस दैट आर एट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर के साथ साथ यदि बॉडी सेंटर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उस यूनिट सेल को हम लोग फर्दर सॉलिड स्टेट चैप्टर में कैसा बोला करेंगे, बॉडी सेंटर्ड। बिल्कुल इसी तरह से अगला है फेस सेंटर्ड। Such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face besides the one that are at the corners, मतलब हर फेज से जो मतलब 6 फेजेस होंगे, आगे भी जस्ट इसके बाद डायग्राम लूंगा नेक्स्ट उसमें, तो उसमें ये सब चीजें क्लियर कर दूंगा। अभी तो आप ये बस समझते चलिए कि हर एक फेज पर है तो वो फेस सेंटर्ड हो जाएगा कॉर्नर के साथ साथ। अब आते हैं एंड सेंटर्ड। इस वाले को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा
क्योंकि जल्दबाजी में कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन सच अ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस बिसाइड्स द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। मतलब कॉर्नर्स के साथ साथ कोई भी दो अपोजिट फेजेस पर यदि पार्टिकल हो, सारे फेजेस पर नहीं, सिर्फ दो अपोजिट फेसेस पर, तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो भी ये डायग्राम है ये सब एनसीईआरटी से ही अरेंज किए हैं, बस आपको कोई एक आधा पेज आगे जंप करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर जो मुझे सीक्वेंस देखना है वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखना है कि किस सीक्वेंस में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ये डायग्राम आप एक पेज पलटेंगे तो उसको नेक्स्ट पेज पे आपको ये डायग्राम दिख जाएंगे। तो मैं इसलिए इनको अभी लेकर आ रहा हूं कि दो चीजें उससे मैं कवर कर लूंगा। एक, जो मैंने यूनिट सेल से पहले आपको बोला था कि टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, और ब्रेविस बेसिकली मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था सॉलिड स्टेट के लिए, तो उन्हीं के सम्मान में हम ब्रेविस लैटिस बोल देते हैं। तो दो चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। अब जरा ये देखिए, ये वाला आप यूनिट सेल अभी देखिए, आपको अभी इसकी ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं, आप तो सिर्फ इतना समझिए कि इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर ही आपको इस तरीके से ब्लू कलर के सर्कल नजर आएंगे। इसका मतलब ये हो गया प्रिमिटिव। जरा दूसरे टाइप में देखें, कॉर्नर्स पर तो हैं, वो तो होना ही है, कंपलसरी है। अब कॉर्नर के साथ साथ ये देखिएगा जहां पर रेड कलर का सर्कल मैं अभी घुमा रहा हूं, ये बॉडी सेंटर पर भी है, तो ये हो गया बॉडी सेंटर। और तीसरा देखते हैं फेस सेंटर। तो कॉर्नर्स पर इस समय रेड कलर का हाईलाइट कर रहा हूं मैं, और कॉर्नर के साथ साथ इस समय देखिए ये है फेस सेंटर, ये है फेस सेंटर, ये है फेस सेंटर, ये है फेस सेंटर। क्योंकि फेसेस टोटल 6 होते हैं जब आप किसी भी क्यूब के लिए काउंट करते हैं, तो वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस सा डायग्राम दिखाई देगा। आप कोई भी डायस जो आप लूडो खेलते हैं उस डायस में भी देखेंगे तो टोटल मैक्सिमम नंबर उसमें कितने लिखे होते हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक। तो वो जो जहां नंबर लिखा रहता है 1, 2 ऐसे जो डॉट होते हैं, तो वहां आप देखिए वही है फेस सेंटर। तो बहुत आसान एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तीन हो गए। अब क्या हुआ कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तीनों में एक खास बात है कि इनकी जितनी भी एजेस हैं, जितनी भी साइड है, ए बी सी जिसको हम लोग बोला करते थे, वो सब इक्वल है। और साथ साथ जो एंगल बोला करते थे अल्फा बीटा गामा, वो सारे के सारे 90 डिग्री हैं। वो भी अभी मैं एक अगले डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा कैसे 90 डिग्री हैं, कैसे एंगल हैं। अभी हमें सिर्फ ज्योमेट्री समझ लेनी है कि ये क्यूबिक ज्योमेट्री है जो अभी सामने आप देख रहे हैं। साथ साथ प्रिमिटिव समझ में आ गया, बॉडी सेंटर समझ में आ गया, फेस सेंटर। तो क्यूबिक लैटिस के अंदर 3 टाइप हम लोगों को देखने मिल गए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। अगला देखते हैं, ये जो ज्योमेट्री आप इस समय देख रहे हैं इसको हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में बोलते हैं टेट्रागोनल। इसमें जो कोई एक साइड होती है वो डिफरेंट हो जाती है बाकी से। इसका मतलब यदि मैं इसको लैंग्वेज में बोलूं तो A इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल्स टू C बट स्टिल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये कहलाता है टेट्रागोनल। तो ये आगे भी एक टेबल के फॉर्म में भी आएगा, डायग्राम के फॉर्म में भी आएगा, वहां से हम लोग कवर कर लेंगे। अभी तो बस आप ये देखिए कि यहां पर भी कॉर्नर्स हैं, ऑक्यूपाइड है, और इनको कोई मतलब नहीं प्रिमिटिव को कि वो टेट्रागोनल है कि क्यूबिक है। यदि उस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाइड्स हैं तो वो प्रिमिटिव है। अब जरा यहां देख लीजिए, इस वाले यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ ये देखिए जो रेड कलर कर रहा हूं बॉडी सेंटर पर भी है, तो ये हो गया बॉडी सेंटर। तो ये हम लोगों ने अभी तक अपने जो 3 थे वो पढ़ लिए। अब बात आई कि सर एंड सेंटर्ड अभी तक कवर नहीं हुआ, तो बिल्कुल समझते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखें, प्रिमिटिव तो है। अब आप देख रहे होंगे ज्योमेट्री थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि इस बार जो ज्योमेट्री है वो है ऑर्थोरोम्बिक। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे और इसका तरीका भी आपको एक सीक्वेंस में बता दूंगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या हुआ, 2 साइड अनइक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। वहां पर अभी जब आप टेट्रागोनल देख रहे थे, टेट्रागोनल में सिर्फ एक साइड डिफरेंट हुआ था। इट मींस टेट्रागोनल के लिए a इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब जो 3 पैरामीटर थे जिनको हम एक्सिस लेंथ बोलते हैं वो सब अलग अलग हो गए, बट स्टिल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो देखिए प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। बॉडी सेंटर पर है, यहां पर सिर्फ कॉर्नर पर है, यहां पर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर, और ये देख लीजिए फेस सेंटर। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, हमें तो नाम समझना है जो वहां पे नाम लिया गया। अब आते हैं एंड सेंटर पर, ये अब पहली बार अभी तक मिला। यहां पर यदि आप देखें तो कॉर्नर्स तो ऑक्यूपाइड हैं, साथ साथ 2 अपोजिट फेस सेंटर, यही है सबसे बड़ी बात। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां हो जाए और यहां हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है और ये है, कोई भी 2 अपोजिट, यहां हो सकता है,
यहां हो सकता है। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो दो अपोजिट फेस सेंटर है। तो क्या सर इसको फेस सेंटर नहीं बोलेंगे? नहीं, फेस सेंटर तब बोलेंगे जब सारे फेस सेंटर ऑक्यूपाइड होते हैं, तब उसको फेस सेंटर बोल देते हैं। और जब कोई दो अपोजिट फेस सेंटर ऑक्यूपाइड होते हैं तो उसको एंड सेंटर बोल देते हैं। तो ये ऑर्थोरोम्बिक के अंदर टोटल हमें 4 टाइप के यूनिट सेल मिले, जिनको आप ब्रेविस लैटिस भी बोल सकते हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोरोम्बिक जो ज्योमेट्री होती है, लैटिस होती है, उसमें कितने ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे 4। अब अगले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक यहां तक आते थे लेंथ तो सारी चेंज कर दी थी। अब हम लोगों ने क्या किया, एंगल चेंज करना स्टार्ट कर दिया। जब एंगल चेंज करना स्टार्ट कर दिया तो अब नाम पड़ गया मोनोक्लिनिक। इट मींस मोनोक्लिनिक में वो सारी प्रॉपर्टी तो हैं जो ऑर्थोरोम्बिक में थी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट नाउ वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। तो कोई दो एंगल सेम होंगे, लेकिन एक तीसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और यहां पे भी आप देखिए प्रिमिटिव मिला, और यहां पर क्या मिला, एंड सेंटर्ड। और ये जो भी चीजें आपको बताई जा रही है ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। अब आप यदि ये क्वेश्चन सोचे दिमाग में कि सर मोनोक्लिनिक में 4 टाइप क्यों नहीं मिले, भाई नहीं मिले अभी तक सिर्फ मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री के अंदर 2 ही टाइप मिले, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में 4 मिले तो हमें 4 याद रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ऑर्थोरोम्बिक में 4 ब्रेविस लैटिस, मोनोक्लिनिक में 2 ब्रेविस लैटिस। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से हेक्सागोनल। ये पूरा का पूरा हेक्सागोनल नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। ऐसे जब हम लोग ये जो आप देखिए जिस पर मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसे टोटल 6 पार्ट जब एक दूसरे से सटा के हम रखते हैं, 6 पार्ट, मतलब इसको जैसे नहीं बर्फी का पीस आता है, ये आप देखिए हाईलाइट कर रहा हूं, इनको यदि हम सटा के रखते चले जाएं तो 60 60 60 60 तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ऐसे टोटल 6 पार्ट होते हैं। तो उसका एक पार्ट मैं यहां पर निकाल के ले आया हूं आपको समझाने के लिए कि हेक्सागोनल के अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाइड है। तो ये कैसा हुआ, प्रिमिटिव। ठीक है। अब एक अगला नाम आ गया रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल में जो यदि हम लोग बात करें तो रोम्बोहाइड्रल में सारी साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल सेम होते हैं, बट कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। जबकि क्यूबिक में सारे एंगल क्या थे, 90 डिग्री। यहां तो अभी बस हम इतना समझ लेना, मैं आपसे पूछूं हेक्सागोनल में ये कैसा दिख रहा है तो आप बोलोगे सर प्रिमिटिव दिख रहा है। मैं यहाँ पूछूं रोम्बोहाइड्रल में आपको ये कैसी यूनिट सेल दिख रही, तो आप बोलेंगे सर प्रिमिटिव दिख रही, बिकॉज ओनली कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड। हेक्सागोनल के लिए फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हेक्सागोनल का एक पार्ट है। ऐसे 6, मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको गौर से देखिए, ऐसे टोटल 6 यदि बर्फी स्टाइल में रख दिए जाएं तो ये 360 डिग्री पूरा होता चला जाएगा, तब हेक्सागोनल यूनिट सेल पूरी बनेगी। अब आते हैं लास्ट ट्राइक्लिनिक पे। ये ट्राइक्लिनिक है, यहां पर आए सारी एजेस अनइक्वल हो चुकी थी, सारे एंगल अनइक्वल हो चुके थे। तो मतलब कोई भी एंगल ना तो 90 डिग्री था ना आपस में इक्वल था। तो यदि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम बताओ, तो आप बोलेंगे ट्राइक्लिनिक। सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल है क्यूबिक। तो यहां तक आते आते हम लोगों ने प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड वो पढ़ लिया, एंड सेंटर्ड पढ़ लिया, और कुछ नाम पढ़ लिए, रोम्बोहाइड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ये सब के सब क्रिस्टल सिस्टम है, जिसको आगे भी हम लोग और दूसरे डायग्राम की हेल्प से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो पढ़ के आए हैं, जस्ट जो नाम सुने थे ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, जिनमें आपने देखा था कि ब्लू कलर से हम लोगों ने एटम्स की पोजीशन दिखाई थी और उसके बेसिस पे ना उनके अंदर प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड को डिस्टिंग्विश किया था, तो वो एक हो गया था, और टोटल वो 14 थे। तो ये जो ज्योमेट्री के बेसिस पर जो हम नाम देते हैं ये टोटल हमारे क्रिस्टल सिस्टम हो जाते हैं। और आप देखें तो इस तरीके से टोटल आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम दिखाई देंगे। तो यदि कोई ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम है, तो जवाब आएगा 7। तो आपका क्रॉस क्वेश्चन ये होगा, तो सर फिर 14 क्या होते हैं? 14 होते हैं ब्रेविस लैटिस। मतलब कहने का मतलब जैसे क्यूबिक था, तो क्यूबिक की जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो इसके अंदर प्रिमिटिव मिला था, बॉडी सेंटर्ड मिला था, फेस सेंटर्ड मिला था, तो 3 ब्रेविस लैटिस इसके अंदर मिले थे। इसी तरह से टेट्रागोनल देखा था, ऑर्थोरोम्बिक देखा था, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 मिले थे, 4 मिले थे, मोनोक्लिनिक के अंदर 2 मिले थे, हेक्सागोनल में 1 मिला था, रोम्बोहाइड्रल में 1 मिला था, ट्राइक्लिनिक में। इसका मतलब इन सब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लोकेशन थी, मतलब वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे थे कि कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी थे, उनको इंक्लूड कर लें तो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर टोटल 14 टाइप के हम यूनिट सेल बना सकते थे।
ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिनको ब्रेविस के सम्मान में हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो बहुत जरूरी लाइन है जो ऑब्जेक्टिव में आया भी है पहले स्टेट पीएमटी में। टोटल कितने ब्रेविस लैटिस हैं? 14। टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम है? 7। ये क्रिस्टल सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है? उनकी ज्योमेट्री। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी था बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। और इजिली बोल सकते हैं दो एजेस इक्वल है बट एक अनइक्वल है, बट स्टिल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक तक आते आते एंगल्स तो स्टिल आप देख रहे हैं 90 डिग्री हैं, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये ऑर्थोरोम्बिक हुआ। फिर मोनोक्लिनिक आए, तो मोनोक्लिनिक में अब हमने एंगल भी एक डिस्टर्ब कर दिया, 90 डिग्री नहीं रखा। इट मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तो यहाँ है ही, बट एक एंगल भी अब 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल के लिए ए इक्वल टू बी है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, स्टिल टू एंगल्स आर 90 डिग्री एंड जो वन एंगल इज 120 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यदि जो आपने वहां पर मुझसे सीखा था जो पार्ट, उस पार्ट को यदि हम लोग यहाँ पर विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि उसमें 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री रखते चले जाएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा आप पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये 60, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। तो वही वहां पर बात आपसे चल रही थी कि किस तरीके से उस चीज को समझना है। तो ये हो गया हेक्सागोनल, फिर दूसरा आया रोम्बोहाइडल, और तीसरा क्या है? ट्राइक्लिनिक। तो इन सब में फाइनल जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि हमें ये याद रखने टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशनशिप है ये हमको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम हम लोगों ने 7 अभी देखे, जिनके डायग्राम भी देखे और काफ़ी डिटेल में ब्रेविस लैटिस भी देखी कि टोटल 14 होती हैं। तो उन सबको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक टेबल एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगी, टेबल 1.3। तो क्यूबिक था, क्यूबिक में जो आपको याद रखने को बोला था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी को एक्सियल लेंथ बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा को एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। तो जहां पे भी ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड सर्कल से, उनको आप देखते चलें। और इसके अंदर आपने देखा था क्यूबिक के अंदर एक प्रिमिटिव डायग्राम आपको दिखाया था, बॉडी सेंटर्ड दिखाया था, फेस सेंटर्ड। इसका मतलब ये 3 टाइप की ब्रेविस लैटिस इसमें एग्जिस्ट करती हैं। क्या ये हाइपोथेटिकल है? नहीं। NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर, बहुत सारे CsCl आगे धीरे धीरे नाम आएंगे, वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमें एग्जाम्पल ऐसे रटने नहीं है, फिर भी एक एज अ सपोर्ट हमारे पास दिमाग में होने चाहिए कि हाँ, क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कोई काल्पनिक नहीं है, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। इजिली बोल सकते हैं कि 2 एक्सियल लेंथ अभी भी इक्वल है बट एक अनइक्वल हो गया है। स्टिल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और इसके अंदर 2 आपने देखे थे जब डायग्राम दिखा रहा था, 2 तरीके के मिले थे, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। फिर Y10 SnO2, ये सब एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल वाले कॉलम को उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं बोलूंगा। मेन एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल जो हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू भी देखे थे वो यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में आपने लैटिस पॉइंट के पोजीशंस के बेसिस पर 4 ब्रेविस लैटिस देखी थी, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव। यहाँ तक आते आते सारे जो एक्सियल लेंथ थे वो अनइक्वल हो गए, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट स्टिल ऑल एंगल आर 90 डिग्री। इसीलिए आप कई बार इनऑर्गेनिक में सुनते हैं रोम्बिक सल्फर। तो यदि आप सर से पूछें कि सर रोम्बिक सल्फर क्या है, तो आपको पता चलेगा रोम्बिक सल्फर कुछ नहीं, सल्फर का एक एलोट्रॉप होता है जिसकी ज्योमेट्री इस तरीके से फॉलो करती है, ऑर्थोरोम्बिक टाइप से फॉलो करती है। अब आते हैं हेक्सागोनल पर। हेक्सागोनल में भी आपने देखा सिर्फ एक ही टाइप था, प्रिमिटिव, ए इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। ये सारी चीजें हम लोग डायग्राम के थ्रू अभी इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में देख चुके हैं। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है। फिर आते हैं रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल में आप देखिए तो इस तरीके से दिमाग में बैठा सकते हैं कि रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल इट इज सिमिलर टू क्यूबिक, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यही एक डिफरेंस आ गया जिस वजह से रोम्बोहाइड्रल एक अलग क्रिस्टल सिस्टम हो गया।
HGS, कैलासाइट, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर मोनोक्लिनिक में दो तरीके आपने देखे थे डायग्राम में, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। यहाँ पर जितने भी एजेस हैं वो अनइक्वल हो चुके हैं। दो एंगल कोई भी 90 डिग्री होंगे लेकिन एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। इसी मोनोक्लिनिक की वजह से सल्फर का एक एलोट्रॉप क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था रोम्बिक सल्फर, तो एक क्या निकला, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो आप इनऑर्गेनिक में आप इजिली बोल सकते हो कि जो मोनोक्लिनिक सल्फर है उसमें जो क्रिस्टल सिस्टम की जो ज्योमेट्री होगी वो मोनोक्लिनिक होगी, तभी उसका नाम क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर। फिर आते हैं ट्राइक्लिनिक। प्रिमिटिव है, कोई भी एजेस इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, इसीलिए उस दौरान मैंने बोला था मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो ट्राइक्लिनिक के लिए बात याद रखी जा सकती है कि 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन है, ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल कौन है, क्यूबिक। और हर एक का एग्जाम्पल प्रेजेंट होना ये प्रूव करता है कि ये सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल नहीं है। तो ये टेबल आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल उतने जरूरी नहीं है। तो यदि आप यहां देखें तो इसमें 3 मिले क्यूबिक में, इसमें 2 मिले, तो 3 + 2 कितने हो गए, 5। और यहां 4 मिले ऑर्थोरोम्बिक में, तो 5 + 4 कितने हो गए, 9। हेक्सागोनल में 1, 10। रोम्बोहाइड्रल में 1, 11। 11 + 2 हो गए मोनोक्लिनिक में, तो 13। और ट्राइक्लिनिक में एक मिला तो 14। तो ये टोटल पॉसिबल जो वेरिएशंस थे 14 हो गए। इन्हीं को ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो टोटल ब्रेविस लैटिस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए 14, टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7। अब हम लोग मेनली जो पार्ट अब डिस्कस करने चल रहे हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल का पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक इस टाइप की ज्योमेट्रीज का जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट होता है वो थोड़ा टफ होता है। तो 10 तक तो हम लोग बेसिक जो है वो क्यूब और क्यूबाइड पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के जो सिलेबस में है वो डिटेल में आगे क्यूबिक है, क्योंकि मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक इनकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाती है। तो 12th स्टैंडर्ड पर सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल का ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन रखा गया है। और जब क्यूबिक हम लोग इससे पहले एनसीईआरटी डिस्कशन में देख रहे थे तो वहां पर 3 टाइप के क्यूबिक के अंदर आपको मिले थे यूनिट सेल। एक प्रिमिटिव मिला था, एक बॉडी सेंटर्ड, और एक मिला था फेस सेंटर्ड। सबको डिस्कस करेंगे। यदि आप यहां पर देखें तो सबसे पहले मैं फिगर 1.9 के बारे में आपको बोलना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, इसको कई बार हम लोग सिंपल ओपन स्ट्रक्चर या डॉट रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं। मतलब ये एक्चुअल नहीं होता, ये एक्चुअल नहीं होता। एक्चुअल कैसा है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज है। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा फिगर 1.8 में आप यदि देखें तो यहां पर पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है, और उस क्रिस्टल लैटिस का एक सबसे छोटा पार्ट होगा जिसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो इसके अंदर टोटल 8 यूनिट सेल हैं। कितने, 8। और भी हजारों होते हैं, लेकिन यहां पर जो इस समय आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें 8 यूनिट सेल है। और ये उस 8 यूनिट सेल का क्या है, कॉर्नर। जरा देखिए, जहां पे रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पॉइंट आगे कई जगह आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अब जो कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है, यदि आप उसकी शेयरिंग देखें तो इस वाले यूनिट सेल में भी दिखेगा, इस वाले यूनिट सेल में भी दिखेगा, इस वाले यूनिट सेल में भी दिखेगा, और इस वाले यूनिट सेल में भी दिखेगा। इट मींस 4 यूनिट सेल में तो इसका कंट्रीब्यूशन इधर दिखाई देगा, और 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन इधर दिखाई देगा। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो जब वो 8 यूनिट सेल में इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8। तो आपको ये पार्ट ये दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि क्यूबिक यूनिट सेल में, प्लीज रिमेंबर, ये मैं ऑर्थोरोम्बिक या मोनोक्लिनिक के लिए नहीं बोल रहा हूं, यदि क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर कोई एटम प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है तो इन फ्यूचर एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 लेंगे। अब नेक्स्ट बात ये आई कि सर ऐसे तो टोटल 8 एटम्स यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। तो सर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल में, तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो देखिए, तो 8 इंटू 1/8 तो कितना आ गया, 1। तो यदि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक वर्ड वहां जरूर होना चाहिए। कई बार प्रिमिटिव को हम सिंपल भी बोल सकते हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये हो कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें इफेक्टिवली कितने एटम होते हैं, तो आप बोलेंगे 1। आप 8 एटम जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल मैं मानता हूं 8 एटम होते हैं, लेकिन वो कहां है, कॉर्नर पे, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इफेक्टिवली कितना होता है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8, तो इफेक्टिव जो एटम होंगे वो 1 होंगे। अब जरा इन तीनों डायग्राम के बारे में एक बार बता दूं, ए बी सी। ए सिंपल डॉट रिप्रेजेंटेशन या ओपन स्ट्रक्चर बोल देते हैं, जिससे कि हम इजीली एनालाइज कर सकें। ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है जो बी नंबर पे आप देख रहे हैं, मतलब जब हम एटम्स को सजा के रखते हैं तो इस तरीके से कुछ बनता है। और सी वाला जो एक्चुअल हमने यूनिट सेल बनाई, इनको कट करके पूरा
ये एक एक्चुअल यूनिट सेल बनाई। ऐसी लाखों करोड़ों यूनिट सेल वहां पे प्रेजेंट होती हैं और आप देख रहे हैं कि हर कॉर्नर यहाँ पर ऑक्यूपाइड है। तो इस तरीके से ये डायग्राम हुआ और ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो हुआ ये प्रिमिटिव का हुआ, जिसमें हम लोगों ने इफेक्टिव एटम पता किए 1। अब अगला देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसा बॉडी सेंटर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो बार बार उस पर उतना समय नहीं देंगे। बॉडी सेंटर पे कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होता है, बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर तो किसी में शेयर होगा नहीं, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1। तो आप हाईलाइट देखिए जहां पे ये रेड कलर का सर्कल चल रहा है, तो बॉडी सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1। कॉर्नर तो 8 थे और हर कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, तो 8 इंटू 1/8 कितना आ गया 1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो 1 इफेक्टिवली आया कॉर्नर से, 1 आया बॉडी सेंटर से, तो टोटल कितना हो गया 2। और ये फिर से उसी तरह से ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्पेसिंग है जो स्पेस फिलिंग है, और ये हमने एक्चुअल यूनिट सेल यहाँ पे बनाया है। तीसरा देखें फेस सेंटर्ड है, ये हेडिंग आपको मिलेगा 1.5.3 में। फेस सेंटर्ड में यदि आप देखें तो इस तरीके का डायग्राम हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और फेस सेंटर्ड में यदि समझें तो फेस एक तरीके से जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं दीवार या वॉल बोल सकते हैं, किसी भी कमरे में पार्टीशन। तो एक यूनिट सेल ये है और एक यूनिट सेल ये है, और बीच में ये मिलाने वाली जो दीवार है, वॉल है, उसको बोलेंगे फेस, और उसका एक सेंटर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो वॉल पर प्रेजेंट है उसके सेंटर पे तो आधा कंट्रीब्यूशन इधर आएगा, हाफ इधर आएगा। तो फेस सेंटर हमेशा हाफ कंट्रीब्यूट करता है, ये बात आपको यहां से ध्यान में रखनी है। और टोटल जैसे मैंने डाइस का एग्जांपल दिया था लूडो खेलते समय, टोटल मैक्सिमम नंबर कितना होता है उसमें 6, तो टोटल 6 फेजेस होते हैं। तो हर फेज सेंटर हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, तो 6 इंटू हाफ, तो टोटल कितना आया 3। कॉर्नर्स तो हैं, तो 8 इंटू 1/8 तो कितना आ गया 1। तो 1 + 3 कितना हो गया 4। तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यदि कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, तो आप बोल सकते हैं 4 होंगे। और इसी को हम लोग जेड भी बोलते हैं, इसी को जेड भी बोलते हैं। तो जेड = 4 बोल सकते हैं, जो आगे अभी पैकिंग एफिशिएंसी में भी आपको हेल्प करेगा। तो प्रिमिटिव के लिए जेड = 1, बीसीसी के लिए जेड = 2, और एफसीसी जो एटॉमिक पैकिंग उसके लिए जेड = 4। अब हम लोग एनसीईआरटी का 1.6 जो हेडिंग है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। In solids, the constituent particles are close packed, leaving the minimum vacant space. Let us consider constituent particle as, मतलब ये assumption हमको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, as identical hard spheres and build up the 3-dimensional structure in 3 steps. मतलब हमने ये assume कर लिया कि जो भी अब एटम हो चाहे आयंस हो, दे आर हार्ड स्फीयर और वो स्पेरिकल रहेंगे, मतलब हम उनको हमेशा स्पेयर लेकर चलेंगे। अब पहला जो स्टेप है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, मतलब ये एनसीईआरटी की अपनी लैंग्वेज है, इसको अब मैथ के साथ प्लीज मर्ज नहीं करेंगे कि 1D या 2D। ये एनसीईआरटी की अपनी एक लैंग्वेज है कि 1 डायमेंशन, मतलब वो ये कहते हैं सिंगल लेयर हो और सिंगल रो हो तो उसको बोल देते हैं वो 1 डायमेंशन। वरना आप मैथ से सोचने लग जाएंगे सर हमने 2D सुना था 3D सुना था, तो मैं आपको वो डिफरेंस बता दूंगा। जहां पर मैथ का और केमिस्ट्री का 3D सेम होगा तो वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज हम उसी को भी फॉलो कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दिस इज टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर। मतलब ये एक सिंपल सा वे है जहां पर आप रख सकते हो, ठीक। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबर्स। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वर्ड भी अपने को ध्यान रखना है। कोई पूछे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ठीक है आप अपना इनऑर्गेनिक में बोलते थे कि वो लिगेंड्स ने चारों ओर से जितना घेर रखा है। सॉलिड स्टेट में जो उसके नियरेस्ट नेबर है उनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस दौरान आप कोई भी एटम उठा लें, सपोज करो ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो एक इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इस समय कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं ये 1 डायमेंशन का मतलब प्लीज आप मैथ के साथ मर्ज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब यहां पे भी वही है, ध्यान रखिएगा 2D का मतलब आप यहां पर सर्कल वगैरह में प्लीज मत चले जाइएगा। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं जहां पे भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट आएगा वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर 2D का जो मीनिंग है वो है कि हमने अभी तक सिंगल रो रखी थी, अब हम मल्टीपल रो रख दें, बस लेयर अभी भी सिंगल है, ध्यान रखिएगा। तो उसको ये 2 डायमेंशन एनसीईआरटी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं।
और यदि वो क्वेश्चन भी पूछेंगे तो इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पूछेंगे। और आप खुद भी यहाँ देख रहे हैं रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, तो ये मैं बार बार इसी पे बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट 2 डायमेंशन में इसको सर्किल समझ ले जाते हैं और उससे फिर आगे की जो उनकी पढ़ाई है फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनके आंसर गलत आने लगते हैं। यदि केमिस्ट्री में 2 डायमेंशन यहाँ पर बोला गया है, साथ साथ एटम्स बोले गए हैं, तो फिर एटम्स को हम स्फीयर ही मानकर चलते हैं। अब हुआ क्या इसमें, यदि आप देखें अब हमने जो फर्स्ट रो थी बिल्कुल वैसी ही सेकंड रो रख दी, तो जो बगल में पैराग्राफ रखा है मैं उसको साथ साथ डायग्राम से समझाता चल रहा हूँ। जैसी फर्स्ट रो थी बिल्कुल वैसे ही अलाइनमेंट के साथ सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ध्यान रखिएगा अभी तक सिंगल लेयर है, मतलब इन एटम्स के ऊपर अभी दूसरे एटम्स नहीं रखे गए हैं, मतलब सेकेंड लेयर अभी तक नहीं रखी गई है, अभी सिंगल लेयर है। ये पूरा अरेंजमेंट आप देखेंगे जिसके नीचे स्मॉल ए लिखा है, पूरा सिंगल लेयर है लेकिन मल्टीपल रो है। अब यदि आप इसमें कहीं पर भी कोई एक एटम है देख लें, क्योंकि अभी इस क्लोज पैकिंग को कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब इसको टच करने वाला ये, 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 तो इसका मतलब इस एटम को 4 एटम साइमल्टेनियसली टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अब दूसरी चीज कि इसको नाम देना था कि सर ये जो क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन को कैसे नाम दिया जाए, तो आप देखो जब हम इनके सेंटर्स को मिलाएं, ये रेड सर्कल आपको देखना है जो वहां पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा चलते हुए, तो ये पूरा का पूरा मिलकर एक स्क्वायर जनरेट कर रहा है। इट मींस इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल देंगे इन 2 डायमेंशनल, इन 2D। प्लीज इस 2D को मैथ से मर्ज नहीं करेंगे, अदरवाइज आप इसको सर्किल एज्यूम करने लग जाएंगे। अगला इसी में देखते हैं क्लोज पैकिंग जो 2D है। अगला तरीका ये है आपके सामने, यहां पर हमने क्या किया, जो बगल में पैराग्राफ लिखा है इसी को मैं अपनी लैंग्वेज में डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो ये आप देखिए, ये तो वही है जो हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत में फर्स्ट जो रो रखी थी, ये तो बिल्कुल वही है। हाँ, अब जो हमने सेकेंड रो रखी वो थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में रख दिया, स्टैगर्ड मैनर में। जहां जहां फर्स्ट रो के ये जो आप देख रहे हैं खाली जगह थी, डिप्रेशंस थे, वहां पे हमने रखना चालू किया। फिर इसी से तरह से हमने थर्ड रो रखी, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करते हुए, इसी तरह से फोर्थ। यदि आप इस पूरी पैकिंग को गौर से देखते हैं तो इस पूरी पैकिंग को गौर से देखने पर, और इससे जरा प्रीवियस में दिखा दूं इसको, यदि आप देखें तो आप कह सकते हैं कि ये जो इस समय आप देख रहे हैं यहां पर जो ये खाली जगह है ये रिलेटिवली प्रीवियस वाले से कम है। तो ये जो पैकिंग है ये रिलेटिवली इसकी जो एफिशिएंसी है पैकिंग वो बेटर है प्रीवियस वन से, जिसको अभी आगे हम एक बार और रिपीट कर देंगे नाम देके। अब आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें तो हमने एक एटम यहां पर हाईलाइट कर लिया, जो उसको टच कर रहे थे उनके सेंटर्स को मिलाया। जैसे ही सेंटर्स को मिलाया एक हेक्सागन बना, तो इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं, किसमें 2D में। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि सब एटॉमिक पैकिंग की बात हो रही तो वो स्पेयर्स हैं, तो भले 2D बोल रहा हूं लेकिन ये कहीं ना कहीं स्पेयर के फॉर्म में ही ट्रीट किया जाएगा। वहां लिखा हो कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो आप वहां पर फिर सर्किल वगैरह माने। यदि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिखी गई है तो फिर पैकिंग तो जो होगी वो एटम्स की होगी और वो उनको हम स्पेयर्स ही मानते हैं। अब यदि आप देखें एक टर्म नया इस्तेमाल करूंगा, जहां पर ये आपको रेड सर्कल दिखाई दे, आप देखिएगा ये रख रहा हूं मैं स्क्रीन पर, ये कुछ खाली जगह है, इन्हीं खाली जगह को वॉइड्स नाम दिया गया। तो इन दिस लेयर देयर आर सम वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस, दीज आर द ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब यदि आप देखें तो ये ट्रायंगुलर है। अब इन्हीं पर आगे जो बातें आएंगी इनके भी हम वाइड के नाम सुनेंगे आगे चल के, टेट्राइडल वाइड, ऑक्टाइडल वाइड। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ने चल रहे हैं, उसको बनाने चल रहे हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर होते हैं वो 3D होंगे। यदि इस तरीके से रखें तो ये सिंगल रो है, सिंगल लेयर है, इसको हम 1D क्लोज पैकिंग बोल देते हैं सॉलिड स्टेट में। फिर एक जब हमने मल्टीपल रो रखनी चालू करी तो कुछ इस टाइप का पैटर्न मिला जिसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम दिया। और फिर थोड़ा हमने स्टैगर्ड कर दिए मैनर में तो कुछ इस तरीके से मिला जिसको हेक्सागोनल नाम दिया। और हेक्सागोनल पैकिंग आपको दिख रही है, इसमें एटम्स ज्यादा क्लोज हैं। इट मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D इज रिलेटिवली मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना बना भी है। तो ये पॉइंट्स अभी तक जो बने इसमें से जरूरी पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में पढ़ ली। अब 3 डायमेंशन के बारे में जरा समझते हैं। ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर
In the last section, we discussed close packing in 2 dimension, which can be 2 types: square close packed and hexagonal close packed. 3 dimensional close packing from 2 dimensional square close packed layer. अब जरा समझते हैं. जो पैराग्राफ लिखा है इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता चल रहा हूं. ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ वो ये कह रहा है कि हम यदि एक जो सिंपल स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग थी उसको लेकर आए और उसके ऊपर एक सेकेंड लेयर रखें. अब अभी तक हम लोगों ने सेकेंड लेयर नहीं रखी थी, लेकिन 3 डायमेंशन बनाने के लिए हमें अब उन जो सिंगल लेयर थे उनके ऊपर सेकेंड थर्ड ऐसी लेयर रखनी अब स्टार्ट करनी पड़ेंगी. तो यदि हम सेकेंड लेयर इस तरीके से रखें, सेकेंड लेयर आप देखिएगा मैं रेड कलर का जो ये हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, तो ये सेकेंड लेयर इस तरीके से रखूं कि बिल्कुल वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की तरह ही हो. फिर थर्ड लेयर भी इसी तरह से रखूं कि वो बिल्कुल सेकंड लेयर की तरह हो. मतलब हर एटम, जरा आप देखिएगा, हर एटम आप देख रहे हैं इस समय वर्टिकली बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा अलाइंड है, और यदि हॉरिजॉन्टल देखने की कोशिश करें तो हॉरिजॉन्टली भी एक जैसा अलाइंड है. तो इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स ऑफ द बोथ लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. तो इसका मतलब यदि इस वाली लेयर को हम ए नाम दे देंगे तो ये अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगा, ए. तो यदि ये अरेंजमेंट ए है तो ये अरेंजमेंट भी ए हो जाएगा, ये अरेंजमेंट भी ए हो जाएगा. तो जो ओवरऑल अरेंजमेंट है इसको हम ए अरेंजमेंट बोल सकते हैं. इसका मतलब सिंपल क्यूबिक का यदि दूसरा नाम पूछा जाए तो आप इसको ए अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं. अब इसमें जब हमने यूनिट सेल ढूंढनी चालू करी तो जरा रिकॉल करिए, जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बता रहा था तो कॉर्नर्स पर इस तरीके से एटम्स वगैरह आ जाएंगे, तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारा बन जाएगा, जिसको हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं. तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग हम लोगों ने 3 डायमेंशन पैकिंग की करी. ये बहुत ही सिंपल है, जैसी फर्स्ट लेयर है वैसी सेकेंड लेयर वैसी थर्ड लेयर. तो इस तरीके से हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो स्क्वायर और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड जो पढ़े थे जिनमें सिर्फ सिंगल लेयर था, अब उनके ऊपर मल्टीपल लेयर रखना हम स्टार्ट कर देंगे और उससे पैकिंग अब बनती चली जाएंगी और वो एक रियल स्ट्रक्चर हमारे बनते जाएंगे. और इस समय जो आप देख रहे हैं वो ट्रिप ए अरेंजमेंट है और उसका जो यूनिट सेल होगा वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है. अब हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो पढ़ेंगे that will be formed from 2 डायमेंशनल hexagonal close packed layer. इससे पहले भी हम लोगों ने 3 डायमेंशनल पैकिंग बनाई थी जस्ट इससे पहले, और वो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना था, उसका जो यूनिट सेल था, और उसमें जो बेस था जिसके ऊपर हम लोगों ने बनाया था दैट इज स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर. तो यदि आप क्लोज पैकिंग को रिकॉल करें तो हम लोगों ने जो शुरुआत की थी उसमें जब हम 2D पैकिंग पढ़ रहे थे तो उसमें 2 तरीके के मिले थे, कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर और दूसरे थे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर. तो यहाँ पे भी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर अब ले रहे हैं, इससे पहले स्क्वायर लिया था. अब देखिएगा कि जब हमने हेक्सागोनल लेयर्स ली, आप पुराना रिकॉल कर सकते हैं, अब उसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे. तो जब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं तो लेट अस टेक अ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ए and place a similar layer above it such that the spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer. Since the sphere of the two layers are aligned differently, let us call the second layer as B. मतलब हम बिल्कुल ऐसे नहीं रखेंगे कि सुपर इम्पोज करके रखें, तो हमने थोड़ा सा उसको रखा शिफ्ट करके. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लेयर है और जो सेकंड लेयर है वो आपस में डिफरेंट उनका अलाइनमेंट है. यदि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे तो दोनों लेयर का अलग अलग मिलेगा, है ना. ये हमको ध्यान रखना है प्लेस करते समय. और इसको बहुत और बेटर तरीके से फील कर सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब में देखेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा. मैं तो यहाँ पर सिर्फ जो लाइंस लिखी हुई हैं एनसीईआरटी की वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. बाकी जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो आप एलन के मॉड्यूल में देख सकते हैं. तो जैसे ही हमने फर्स्ट और सेकंड लेयर को रखा और सेकंड लेयर को इस तरीके से रखा गया कि वो एग्जैक्टली बिल्कुल वही ना हो जैसे फर्स्ट लेयर है, थोड़ा सा शिफ्ट करके हमने उसको रखा, तो हुआ क्या, कुछ जगह आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में ओ लिखा है, कुछ जगह टी लिखा है. जो टी है उनको टेट्राहाइड्रल वाइड बोलते हैं और ओ को ऑक्टाहाइड्रल वाइड बोलते हैं. तो इनका मीनिंग क्या है वो भी मैं बताऊंगा. आप तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं वो टेट्राहाइड्रल वाइड, और जो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं वो ऑक्टाहाइड्रल वाइड. तो अभी जस्ट मैं इस डायग्राम पे वापस आता हूं. जरा एक पहले जो वर्ड आए हैं टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल, उनको जरा समझ लिया जाए. तो यदि आप यहाँ पे देखें तो ये टेट्राहाइड्रल कैसे बना, तो फर्स्ट लेयर के 3 एटम और फोर्थ लेयर ये आप देखिए,
और ये फोर्थ एटम आया जो सेकंड लेयर से। तो ये जो फोर्थ एटम आया सेकंड लेयर से, जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो आप ये देखिए, इसका मतलब इन तीन एटम का तो जो सेंटर होगा वो एक प्लेन में लाई करेगा, ट्रायंगल बनाएगा, और ये चौथा वाला इनके ऊपर रहेगा, चौथा वाला इनके ऊपर रहेगा। और मैथ में इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। इसका मतलब टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री से जो होल, जो वैकेंसी जनरेट होती है उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से ये डायग्राम देखिए कि जो ब्लू कलर से सर्किल हैं वो फर्स्ट लेयर के हैं, और जो रेड कलर से हैं वो सेकंड लेयर के हैं। तो तीन एटम इधर, तीन एटम इधर। तो इन दोनों को जब हमने रखा, ये देखिए आप जो बीच वाला डायग्राम है, तो ये आता हुआ दिखेगा। तो वहां पर जो छोटा सा स्पेस जनरेट होगा वो कहलाएगा ऑक्टाहाइड्रन, और उस वाइड को क्या बोलेंगे? ऑक्टाहाइड्रल वाइड बोलेंगे। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है। जब हम 3D डायग्राम को 2D मतलब एक पेपर पे बनाते हैं तो उतना फील नहीं आता, तो आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रन का पूरा फील नहीं आएगा, यहाँ पे आपको पूरा ऑक्टाहाइड्रन का फील नहीं आएगा। बस आपको इतना यहाँ समझना है कि ये जो तीन एटम्स थे और ऊपर वाली लेयर के तीन एटम्स थे, उनके सेंटर्स को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो फिर एक जो ज्योमेट्री उभर के आती है वो होती है ऑक्टाहेड्रन। और वही सेम काम यहाँ करें, इन चारों के सेंटर जो है वो एक दूसरे से मिला दे तो ज्योमेट्री क्या बनती है? टेट्राहेड्रन। तो वो कहलाता है टेट्राहेड्रल वाइड। तो इस तरीके से आपने नाम जाना कि टेट्राहेड्रल वाइड क्या है और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या है। दूसरी चीज, ऑक्टाहेड्रल वाइड को जनरेट करने के लिए 6 एटम चाहिए, टेट्राहेड्रल वाइड को जनरेट करने के लिए 4 एटम चाहिए। थर्ड फर्स्ट लेयर के 3 एटम फर्स्ट लेयर के, और सेकंड लेयर का 1 एटम। अब वापस आते हैं उसी डायग्राम पे जो हम देख रहे थे। इसका मतलब आप गौर से अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि जहां जहां टी लिखा होगा, इसको आप एनालाइज करेंगे तो वहां 100%, देखिए आप ये जो मैं मार्क कर रहा हूं वहां पर 4 एटम का ही कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, वहां टी लिखा। और जहां ओ लिखा होगा वहां पे आप गौर से एनालाइज करना, वहां पर 6 एटम का कंट्रीब्यूशन दिखेगा, 3 उसमें सेकेंड लेयर के होंगे और 3 फर्स्ट लेयर के होंगे। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर ऑक्टाहेड्रल वाइड जनरेट होंगे और कहीं कहीं पर टेट्राहेड्रल वाइड जनरेट होंगे। और बाकी बहुत डिटेल में जो होता है वो आगे हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। हमें तो बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए यदि हम बोलें तो 6 एटम। कोई आपसे पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में किसी को रहने के लिए बोल दिया जाए तो उसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, पड़ोसी कितने होंगे, आप बोलेंगे 6। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में यदि कोई रहता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इन फ्यूचर पूछा जाए तो कितना रिपोर्ट करेंगे? 6। इसी तरह से टेट्राहेड्रल वाइड मतलब टेट्राहेड्रल होल में कोई रहने लग जाए तो उसके नेबर कितने होंगे? 4। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। तो जो जरूरी पॉइंट है वो आपको मैं बोलता जा रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल वाइड में या होल में कभी भी आगे आ जाए, चाहे वो आयनिक क्रिस्टल हो कहीं पे भी, तो आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोल देंगे और टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे 4। दूसरा पॉइंट, टेट्राहेड्रल 4 एटम्स की सराउंडिंग से आता है, ऑक्टाहेड्रल 6 एटम की सराउंडिंग से आता है। टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड में मैं कंपेयर करूं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड रिलेटिवली थोड़ा सा लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल। इनका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो एलन के मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। यहां तो जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। एक बहुत जरूरी चीज जो हमारे न्यूमेरिकल में भी हमको काफी कुछ हेल्प करेगा, ये लाइन जरूर आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, और उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो एलन के मॉड्यूल में है। यहां तो मैं बिल्कुल की पॉइंट आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी क्लोज पैकिंग आपको मिलती है और उसमें n यदि पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, n स्पेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली दोनों तरीके से प्रूफ हो चुका है कि यदि n पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं क्लोज पैकिंग में, ध्यान रखिएगा, तो फिर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड OHV जनरेट होते हैं वो n जनरेट होते हैं, और जो टेट्राहेड्रल वाइड जिसको हम लोग THV बोला करेंगे वो 2n जनरेट होते हैं। तो ये लास्ट की 3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखें। कभी भी कोई क्लोज पैकिंग हो, सपोज उसमें इफेक्टिवली 4 एटम है तो THV कितने हो जाएंगे? 8, और OHV मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे? 4। तो ये पॉइंट हमने यहां से सीखा। तो एक बार फिर से प्रीवियस डायग्राम देख लेते हैं। जहां जहां O लिखा है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 एटम्स ने जनरेट किया, जहां जहां टेट्राहेड्रल वाइड लिखा है वो THV है, वो उनको 4 एटम ने जनरेट किया। OHV और THV में रिलेटिवली OHV थोड़ा सा लार्ज होता है, जिसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग थर्ड लेयर रखेंगे। अभी तक हमने कितनी लेयर रखी? 2 लेयर। और बेस कैसा हम लोगों ने लिया था? हेक्सागोनल वाला। जो बेस हम लोगों ने अभी तक लिया है वो हेक्सागोनल वाला, क्योंकि आपको पता है जब हम 2 डायमेंशन पैकिंग पढ़ रहे थे उसमें 2 बेस थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला। अब उसी बेस का इस्तेमाल करते हुए 2 लेयर रख लेने के बाद हम थर्ड लेयर रखते हैं। तो यहां से टॉपिक को बहुत ध्यान समझिएगा। अब जब हम थर्ड लेयर रख रहे हैं तो साइंटिस्टों ने बताया कि थर्ड लेयर रखने की यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है।
फर्स्ट पॉसिबिलिटी है बाय कवरिंग टीएचवी। ये बिल्कुल बिल्कुल जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन किए हुए हैं, आप भी उनको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने मॉड्यूल में। कवरिंग टीएचवी मतलब अब जो हम थर्ड लेयर रखने जा रहे हैं उसको इस तरीके से रखेंगे कि वो सेकेंड लेयर के साथ उसके टेट्राहाइड्रल को कवर करे। आप देखते चलिए, मैं रेड कलर का हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, उसको कवर करे। तो जैसे ही हमने ये काम किया, मतलब थर्ड लेयर हमने इस तरीके से रखी कि वो सेकेंड लेयर के एटम्स के साथ टीएचवी कवर करता हुआ चला जाए, तो कोइंसिडेंस देखिए ऐसा करने से, इन दिस केस द स्पेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, दस द पैटर्न ऑफ स्पेयर्स इज रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर्स। दिस पैटर्न इज ऑफन रिटन एज ए बी पैटर्न। बिल्कुल सही है, यदि इसको हम ए लेयर नाम देंगे तो ये थर्ड लेयर भी ए हो जाएगा, और ये सेकंड लेयर बी है तो फिर फोर्थ लेयर भी बी हो जाएगा, तो ये पैटर्न रिपीट होगा। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि ए बी जो पैटर्न क्लोज पैकिंग में होता है दैट इज नोन एज, तो आप बोलेंगे दैट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब ये हेक्सागोनल क्यों हुआ? तो जैसा मैंने कहा कि इन सबका यदि आप YouTube पे वीडियो देखते हैं तो वहां पे 3D फीलिंग बहुत अच्छे से आती है। यहाँ तो जो चीजें लिखी बस उनको मैं डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टोटल आप यदि इसको फील करना चाहते हैं तो वो 3D वीडियो से ही समझ में आएगा जो YouTube वगैरह पे पड़े हुए हैं। अब देखिए, जो ये पूरा पैटर्न था, ध्यान रखना ये सिर्फ ऐसे 7 पार्टिकल नहीं होंगे, ऐसे लाखों पार्टिकल एक लेयर में होते हैं, लाखों पार्टिकल एक लेयर में होते हैं, ऐसे लाखों पार्टिकल होते हैं हर लेयर में। साइंटिस्टों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ये पैटर्न ढूंढना जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि याद करिए उसी को तो फिर हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। वो पैटर्न ढूंढना जो रिपीट हो रहा है उसी को तो यूनिट सेल बोलेंगे। तो इस तरीके से जो मिलाते हुए, जरा देखिए, जब पिछले टर्म बोल रहा था कि ऐसी एक काजू कतली टाइप की बर्फी यदि हम मिलाते चले जाएं तो ये पूरा एक हेक्सागन बनता है, तो आप अब इजिली देख सकते हैं कि कैसे हेक्सागन ये बना है। तो इस तरीके से ये लेयर रिपीट होता गया, और ये यूनिट सेल आप जो देख रहे हैं ये HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसकी हाइट और इसके वॉल्यूम वगैरह के बारे में मॉड्यूल में डिस्कशन एलन के किया गया है, क्लास नोट्स में भी इसको डिस्कस किया जाता है। अभी तो जो NCERT में लिखा है मैं उसको बताता चल रहा हूँ। क्या सर HCP हाइपोथेटिकल है? नहीं, मैग्नीशियम और जिंक जैसी और भी कई मेटल हैं जो HCP को फॉलो करते हैं। तो पुराने स्टेट PMT में से क्वेश्चन आए हैं कि मैग्नीशियम फॉलो BCC, FCC, HCP, तो वहां पर जवाब देते थे SCP। अब अगला केस देखते हैं। 2 पॉसिबिलिटी थी, तो पहली पॉसिबिलिटी कवर कर दी बाई कवरिंग THV। अब हम लोग कवर करेंगे OHV, क्योंकि अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं तो 2 तरीके के वॉइड जनरेट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम थर्ड लेयर इस तरीके से रख रहे हैं, देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से। थर्ड लेयर इस तरीके से रख रहे हैं कि वो सेकंड लेयर के साथ OHV कवर करता हुआ बनाए, मतलब ये ऐसे हमने रखा है। तो आप देख सकते हैं मैं इस समय B हाईलाइट कर रहा हूं और C हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये एक दूसरे के साथ OHV बनाएंगे, क्योंकि OHV के लिए 6 एटम रिक्वायर्ड थे। तो जब इस तरीके से हमने रखा तो पता चला कि अब जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट के सिमिलर नहीं है, तो थर्ड भी डिफरेंट है, इसलिए थर्ड लेयर को नाम दिया C। यही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमने फोर्थ लेयर रखी, मतलब बाई कवरिंग OHV। तो आप पूछेंगे सर इस बार OHV किसके कवर किए? तो मैं कहूंगा थर्ड लेयर के। तो ये जब हम पैटर्न करते चले गए तो फोर्थ लेयर फर्स्ट के सिमिलर आया, तो फिर जो फिफ्थ लेयर होगा वो सेकंड के सिमिलर होगा, तो ये पैटर्न रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ABC पैटर्न। इसका ये मच बेटर आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब मैंने जैसा आपको कहा, साइंटिस्टों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो पैटर्न देखना जो रिपीट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर इन लाखों एटम में एक लिया गया, बिल्कुल, जो आपको उन लाखों एटम में से वो छोटा सा पार्ट आपको छांट के लाना था जो रिपीट हो, और वो आपके सामने ये देखिए, ये पूरा पार्ट बार बार रिपीट होगा। अब जब इनको रखना चालू किया गया तो ये वाला जो A एटम इसको कॉर्नर पे रख दिया गया, फिर ये जो आप देख रहे हैं 6 एटम इनको रखा गया, फिर C लेयर के 6 एटम को रखा गया, फिर इसको रखा गया एक एटम को। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो ये 1 हुआ, ये 6 हुआ, तो 1 + 6 हो गए 7, 7 + 6 13, और ये एक हो गया 14। मतलब हमें 14 एटम को रहने के लिए जगह देनी थी, और खास बात ये थी कि वो पैटर्न रिपीट होना चाहिए। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, 14 एटम को यदि हमें रहने के लिए प्रॉपर लैटिस पॉइंट देना है तो उसमें से 8 तो कॉर्नर हो जाएंगे और 6 फेस सेंटर हो जाएंगे, 6 फेस सेंटर हो जाएंगे और 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो ऐसी जो अरेंजमेंट है वो तो FCC में ही पॉसिबल है।
इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में तो साइंटिस्टों को ये एफसीसी नाम नजर नहीं आया। जब इन्होंने इसका पैटर्न को, ये पूरी चीज जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने पूरा पैक्ड कर दिया। ये जो आप पूरा देख रहे हैं इसको पैक्ड कर दिया। अब क्योंकि ये 3D डायग्राम है जो बी वाला, वो पूरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इसके अंदर पैक्ड है। और ये जो पैक्ड है, यदि इसको कोरिलेट करूं तो यहां से आप बहुत इजीली यदि एक फ्लो चार्ट बनाए तो यहां आप आ सकते हैं, यहां के बाद इस डायग्राम के बाद इसको देख सकते हैं और उसके बाद इसको देख सकते हैं। ये एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने बना दिया है। तो यहां से इधर देखा, इधर से इधर देखा और इधर से इधर देखा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 14 एटम को कैसे जगह दी गई। और क्योंकि इस बार पैटर्न 4th लेयर से रिपीट हुआ था तो इसका नाम है एबीसी एबीसी। और जैसा आपने देखा कि सबसे पहले तो ये क्यूब दिखाई दिया, तो साइंटिस्टों ने इसको नाम दिया क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। लेकिन क्यूब होने के साथ साथ ये एफसीसी भी था, तो इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोला गया। तो कहीं पर भी आपके एग्जाम में या नोट्स में या एलन के मॉड्यूल में सीसीपी लिखा है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग को आप एफसीसी भी बोल सकते, एचसीपी को नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर ज्योमेट्री हेक्सागोनल है। कॉपर, सिल्वर, बहुत सारी मेटल्स हैं इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। इनकी जो इफिशियंसी है दोनों पैकिंग की वो काफी हाई है, 74% है दोनों ही केसेस में, चाहे एचसीपी हो चाहे एफसीसी हो। कैसे पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं वो आगे भी हम लोग कवर करेंगे। और जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से आपने देखा कि पूरी जो 3 डायमेंशनल पैकिंग थी वो हम लोगों ने कवर कर ली। शुरुआत 1D पैकिंग मतलब सिंगल रो से करी थी, फिर मल्टीपल रो थे, फिर मल्टीपल लेयर स्टार्ट किया। मल्टीपल लेयर के अंदर आपने देखा सबसे पहले सिंपल क्यूबिक बना था, उसके बाद आपने देखा कि एक हेक्सागोनल बना और अभी आपके सामने क्यूबिक है। तो ये पूरा का पूरा 3D पैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। उनके जो स्टेप्स थे वो पूरे आपको एक्सप्लेन कर दिए। Thank you.